तो हम घटना चक्र का फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं ये इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसमें पढ़ेंगे हम द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसमें द कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया मतलब कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट हुआ उसका जो है देखेंगे। एक्ट पास्ड फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के टाइम जो एक्ट पास हुए थे इधर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद 1773 से 1853 तक, और फिर उसके बाद हम इसकी 1853 के बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्ट पास अंडर द ब्रिटिश क्राउन, जब महारानी विक्टोरिया का स्टार्ट होता है यहाँ से। तो एक्ट पास अंडर द ब्रिटिश क्राउन रूल आ जाता है 1858 से 1947, ये इंडिया के लिए है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्ट पास्ड फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, कंपनी का जब रूल चलता है तभी इसे देखेंगे। और ये है क्राउन का रूल। तो इंडिया में कंपनी का रूल जो चल रहा है उसका हम देखते हैं, जो चल रहा था उसका हम देखते हैं। तो एक्ट पास्ड फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल 1773 1853 तक है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे पहला रेगुलेटिंग एक्ट जो हुआ था जब कंपनी रूल कर रही थी इंडिया पे, तो उस टाइम जो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वो हुआ था। इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं क्या क्या है। और डिजाइनेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग्स, मतलब ये जो 73 है 1773 है वो वारेन हेस्टिंग्स द्वारा डिजाइन किया गया था। टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड सबमर्ज्ड द प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे अंडर बंगाल कंट्रोल, बंगाल के कंट्रोल में बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी जो है उसमें ऐड कर दी गई। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं द गवर्नर जनरल वाज प्रोवाइडेड विद एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 टू असिस्ट हिम इन मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री डिसीजंस विच वुड बी मेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द काउंसिल। मतलब ये है कि इसमें गवर्नर जनरल की हेल्प करने के लिए जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है 4 मेंबर जो है ऐड किए गए थे, वो मिलिट्री या नॉन मिलिट्री डिसीजन लेने के लिए जो उनकी हेल्प करे, और ये काउंसिल है 4 मेंबर की। फिर उसके बाद हम देखते हैं फिर उसके बाद हम यहाँ देखते हैं गवर्नर जनरल कुड वोट ओनली इन केस ऑफ टाई, गवर्नर जनरल केवल तभी वोट कर सकता है जब टाई की सिचुएशन होती है, टाई के केस में वो तभी वोट कर सकता है। और यहाँ पे देख लेते हैं ए सुप्रीम कोर्ट विच हैड ए चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेज वाज इस्टेब्लिश्ड एट फोर्ट विलियम इन कलकत्ता इन द ईयर 1774 बाई दिस एक्ट। इस एक्ट के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट से बना, उसके बाद जो है फोर्ट विलियम हुआ, कलकत्ता में हुआ, और चीफ जस्टिस हुए और उनके 3 जो है जजेस हुए। और ये 1774 को ये लर्न किए रहेंगे, ये ध्यान रहे, ये मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पे हम देखेंगे दिस एक्ट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट ऑफ द कंपनी फ्रॉम इंगेजिंग इन प्राइवेट ट्रेड और एक्सपेक्टिंग गिफ्ट एंड ब्राइब्स फॉर द इंडियंस। The British government strengthened in its control over the company through the code of directors, governing body of the company। जो डायरेक्टर्स होते हैं वो गवर्निंग बॉडी ऑफ कंपनी होते थे। द टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू सिविल एंड मिलिट्री अफेयर इन इंडिया, ये रिपोर्ट करते हैं ऑन इट्स रेवेन्यू सिविल एंड मिलिट्री अफेयर इन इंडिया। फिर उसके बाद हम देखते हैं रेगुलेटिंग 1773 को के बाद हम देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ये है यूनाइटेड डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी, ये कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन जो कंपनी के होते थे इसके अकॉर्डिंग ये पिट्स इंडिया एक्ट के तहत होते थे। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज क्रिएटेड फॉर पॉलिटिकल मैटर्स एंड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल द कमर्शियल अफेयर, जो ये कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस होते थे। और यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो पॉलिटिकल मैटर्स को देखते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल मैटर्स को देखते थे, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है पॉलिटिकल मैटर्स को देखते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल
फिट्स इंडिया एक्ट 1784 ये जो डिनाइनेटेड हुआ ये जो कमर्शियल और पॉलिटिकल मैटर इसके हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होता था ये इनके पॉलिटिकल मैटर्स को देखता था। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है कॉमर्शियल अफेयर्स को देखते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज कंप्राइज्ड ऑफ 6 पीपल। इसमें जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे उसमें 6 पीपल थे। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं एक्ट ऑफ 1786। इसमें प्रोवाइडेड दैट गवर्नर जनरल कुड ओवररूल हिज काउंसिल इन मैटर ऑफ इम्पोर्टेंस अफेक्टिंग द सेफ्टी पीस और इंटरेस्ट ऑफ द एम्पायर इन इंडिया। गवर्नर जनरल वाज ग्रांटेड द पावर ऑफ कमांडर इन चीफ। गवर्नर जनरल को जो पावर मिला हुआ था वो कमांडर इन चीफ का पावर मिला हुआ था 1786 से। और उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल टू इंजॉय दीज पावर्स। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे वो पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने ये पावर्स को इंजॉय किया था। फिर द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 फर्दर एक्सटेंडेड द कमर्शियल मोनोपोली ऑफ द कंपनी एंड अनदर 20 ईयर। जो कमर्शियल जो मोनोपोली थे जो एकाधिकार था कंपनी को उसको बढ़ा दिया गया और 20 ईयर तक के आगे बढ़ा दिया गया। फिर उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1813 फॉर द फर्स्ट टाइम मेड प्रोविजन ऑफ 1 लाख रुपी पर ईयर टू बी स्पेंट ऑन द एजुकेशन ऑफ इंडिया। तो हम ये क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम एग्जाम में कि किस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है 1 लाख रुपी पे किया गया था पर ईयर टू बी स्पेंट ऑन द एजुकेशन पर। तो ये प्रोविज़न था और ये एक्ट जो है 1793 का एक्ट था। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ हम ये देखते हैं यहाँ पे ये है कंपनी मोनोपोली ओवर इट इंडेड द कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड ऑल्दो द मोनोपोली ओवर ट्रेड ऑफ टी एंड ट्रेड विथ चाइना कंटिन्यूड। चाइना और टी का जो है जो ट्रेड था उसको जो है कंटिन्यू किया गया और बाकी उसकी मोनोपोली ये कंपनी की मोनोपोली ओवर ट्रेड ऑल्दो द मोनोपोली ओवर ट्रेड ऑफ टी एंड ट्रेड विथ चाइना कंटिन्यूड चीन के लिए था कंटिन्यू कर दिया गया। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से भी क्वेश्चन आते हैं तो फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं। मेड ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वेस्टेड इन हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। लॉर्ड विलियम बेंटिंग्स बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। जो विलियम बेंटिंग से क्वेश्चन आता है कि विलियम बेंटिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल ये तो अभी तो हम यहाँ पे जो देख रहे थे ये बंगाल के थे और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो गवर्नर जनरल था और पूरे इंडिया का हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो गवर्नर जनरल वो इंडिया का गवर्नर जनरल हो गया। अब ये किस एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ 1833 के अकॉर्डिंग हुआ एक्ट के तहत हुआ। It ended the activities of East India Company as a commercial body, which became purely an administrative body. A legal member, fourth member, इसके fourth member थे, was included in the executive council of Governor General. फिर उसके बाद है मैकॉले वाज द फर्स्ट लीगल मेंबर। जो लीगल मेंबर भी पूछा जाता है कि लीगल मेंबर जो है किस एक्ट के तहत बने हुए थे। इसमें प्रीलिम्स में कभी क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किसके टाइम पे जो है लीगल मेंबर हुआ था, लीगल चीज़ें हुई थी। तो ये है मैकॉले के टाइम में हुआ था और फिर उसके बाद जो है और ये किस एक्ट के तहत हुआ था 1833 के तहत हुआ था। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे चार्टर एक्ट ऑफ 1853 का है सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो है ये क्वेश्चन आता है कि किस एक्ट के तहत जो है गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत जो है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को जो है सेपरेटेड किया गया था। तो इसका आंसर होगा 53। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के तहत ये हुआ था कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल ये सेपरेटेड हुए थे। It established a separate Indian Central Legislative Council for law making. It established a separate Indian Central Legislative Council for law making. It introduced an open competition system for selection and requirement of civil
सिविल सर्वेंट के लिए ओपन कंपटीशन सिस्टम स्टार्ट किया गया है। और फिर उसके बाद जो है फॉर सिलेक्शन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। फिर उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हम पहले इसके जो है ये जो मेन कंटेंट है जो फिल्म्स के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, पहले हम इसे पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद हम इसका जो है एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें केवल क्वेश्चन ही रहेंगे, केवल इसके क्वेश्चन रहेंगे। तो हम यहाँ पे सिर्फ इसमें केवल एक ही क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द प्रोविजन वाज मेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। तो इसका सही उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके एक्सप्लेनेशन हम पढ़ लेते हैं। द प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम कलकत्ता वाज मेड इन द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। द कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1774। सर एलिजा इम्पे वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट। ये क्वेश्चन आता है कि जब फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट बना हुआ था तो उसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे, जब वहाँ पे 1773 के अकॉर्डिंग जब ये बना हुआ था तो सबसे उसके जो चीफ जस्टिस थे वो एलिजा इम्पे थे। और इनके जो है 4th मेंबर थे जो हेल्प के लिए जजेस थे। यहाँ पे आप पहले ही पढ़ चुके हैं फॉर फोर्ट विलियम कॉलेज, और यहाँ पे आप पढ़े हुए हैं। और जो है अभी उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था ब्रिटिश का रूल और फिर उसके बाद कंपनी का रूल। अब इसमें हम पढ़ेंगे एक्ट पास्ड अंडर द ब्रिटिश क्राउन का जो रूल हमारे इंडिया पे हुआ वो उसको देखेंगे 1858 से 1947 तक। तो इसमें हम देखते हैं द ब्रिटिश क्राउन डिसाइडेड टू एज्यूम सॉवरेनिटी ओवर इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। द नेम ऑफ द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल वाज रीनेम्ड एज द वाइसराय ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन आता है कि वाइसराय गवर्नर जनरल को वाइसराय कब कहा गया, किस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे लगाएंगे 1858 के अकॉर्डिंग हुआ था। और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है लिखा हुआ ही बिकेम द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। ये जो वाइसराय होते थे वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होते थे वहाँ ब्रिटिश क्राउन के। और लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। तो ये भी क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है कि कौन वाइसराय ऑफ इंडिया फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स केम टू एन इंड। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, वो इंड हो गए। फिर उसके बाद आगे देखते हैं। और यहाँ पे है ए न्यू पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड। जो बोर्ड ऑफ कोर्ट थे और डायरेक्टर्स तो उनको जो है हटा दिए गए और फिर उसके बाद उसकी जगह पे एक नई पोस्ट लाई गई, वो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वाज क्रिएट हुए। ही वाज असिस्टेड बाय ए काउंसिल ऑफ 15 मेंबर। इसके जो मेंबर थे वो 15 मेंबर की काउंसिल होती थी और उसका जो चीफ होता था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया था। ही रिसीव्ड द powers so long enjoyed by the court of directors and board of control. The council of india was to be advisory in nature, in the most case in initiative, and the final decision remained with the secretary of state for india. इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है इनिशिएटेड द पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। The act restored the legislative power of making and amending law to the provinces of Madras and Bombay, this initiating the process of this decentralization. The act empowered the Viceroy to issue ordinance in case of emergency. यहाँ तक हम देख लेते हैं विच वेयर नॉट टू रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 6 मंथ। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 को देखते हैं। यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है इंक्रीजेज द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर इन बोथ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट मेंटेन्ड द ऑफिशियल मेजॉरिटी इन देम। The Indian members were granted the
members were granted the right to ask question and discuss the budget in the legislative council। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बजट पर डिस्कस करने के लिए किस एक्ट के तहत हुआ था। अगर बजट नाम आ जाए या फिर डिस्कस के लिए आ जाए तो हम सबसे पहले 1892 को ही लगाएंगे और फिर उसके बाद ट्रिक करेंगे। प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद दिस एक्ट इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन इन ए लिमिटेड सेंस, though the word election was very carefully avoided in it। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इज आल्सो नोन एज मॉर्लिमेंट्री रिफॉर्म। जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है ये जो है इसको मॉर्लिमेंट्री रिफॉर्म कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि मॉर्लिमेंट्री रिफॉर्म को किस एक्ट को कहा जाता है, तो 1909 को कहा जाता है। फिर उसके बाद इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियन विथ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय एंड गवर्नर। फिर उसके बाद सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे वो पहले इंडियन थे जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किए थे। ये क्वेश्चन आता है कि पहले वायसराय कौन थे वो पहले इंडियन कौन थे जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर बने, तो वो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और फिर उसके बाद आगे देखते हैं ही वॉज अपॉइंटेड एज ए लॉ मेंबर, वो अपॉइंट हुए थे एज ए लॉ मेंबर के तहत। द फंक्शन एंड साइज ऑफ लेजिस्लेचर बोथ एट द सेंटर एंड in the provinces were enlarged। The member of council were given the right of decision and asking supplementary questions। The act provided separated electorate for Muslim, hence Lord Minto came to be known as the father of communal electorate। जो लॉर्ड मिंटो थे वो जो है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट के जो है फादर कहलाने लगे। और फिर उसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को देखते हैं। इज नोन बाय द नेम ऑफ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड किसे कहते हैं, तो वो है 1919 को 19 ऐसे लर्न कीजिए, 19 जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है। फिर दिस एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम अडॉप्टेड द डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। इस जो फर्स्ट टाइम जो है इसमें अडॉप्ट किया गया डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम को। तो ये पूछा जाता है डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम किस में जो है किस एक्ट के तहत लिया गया, तो 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के द्वारा। फिर उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाज एक्सटेंडेड बाय द प्रोवाइडिंग separate electorates for Sikh, Indian, Christian, Europeans and Anglo Indians। ये सेपरेट किया गया, इसके इलेक्टोरेट्स को सेपरेट किया गया सिख और इंडियन क्रिश्चियन को और यूरोपियन एंड एंग्लो इंडियंस को। फिर इट इंट्रोड्यूस बाई कैमरलिज्म एट सेंट्रल लेवल। ये जो है बाई कैमरलिज्म थी सेंट्रल लेवल पर। इट सेपरेटेड वेरियस सब्जेक्ट एज सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। The bicameral central legislature could make law for the whole of British India। It introduced diarchy in provinces। It introduced diarchy in the provinces। Provincial subject were further divided into two parts। introduced diarchy in the provinces। introduced diarchy in the provinces। Provincial subject were further divided into two parts। transferred and reserved। टू पार्ट्स हैं, कौन से हैं डायरकी के, तो ये है ट्रांसफेरेड है और रिजर्व है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन आता है कि जो है ट्रांसफेरेड और रिजर्व कौन से हैं, तो हम लिखेंगे या फिर अगर आएगा तो यहाँ ट्रिक करेंगे। ट्रांसफेरेड और रिजर्व है। फॉर द फर्स्ट टाइम द टर्म रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाज यूज्ड। अंडर दिस एक्ट ए कमीशन वाज टू बी constituted after 10 years, which will review the working of this act and present its report। In November 1927, 2 years before the schedule, the British government announced the appointment of a seven-member statutory commission under the chairmanship of Simon to report on the condition of India under its new constitution।
द कमीशन वाज हेंस कॉल्ड साइमन कमीशन। ये जो कमीशन बनी थी इसका उसको जो है साइमन कमीशन कहा गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड, जो आप 35 को देखते हैं क्या क्या हमें 35 एक्ट के तहत हमने क्या क्या लिया था। तो प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरलिज्म, तो ऑल इंडिया फेडरलिज्म आएगा तो फिर हम उसे 1935 को लगाएंगे। फिर consisting of provinces and princely state as units. It introduced diarchy at the center and abolished the same in the provinces. It provided for the establishment of a Reserve Bank of India. तो Reserve Bank of India को establish किया गया to control the currency and credit of the country. तो Reserve Bank of India वो भी 1935 के तहत आया था और All India Federalism भी 1935 के अकॉर्डिंग आया था। फिर उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल, यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल यहाँ पर देख लेते हैं। और फिर ये रिप्रेजेंटेशन वाज फर्दर एक्सटेंडेड बाय द प्रोवाइडिंग द सेपरेटेड इलेक्टोरेट्स फॉर शेड्यूल कास्ट, वुमेन एंड लेबर्स। ए फेडरल कोर्ट वाज सेट अप इन 1937 थ्रू दिस एक्ट। दिस एक्ट सेपरेटेड Burma from the British India and established two new provinces, Sindh and Odisha. फिर it introduced bicameralism in 6 out of 11 provinces. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 इसके अकॉर्डिंग है डिक्लेयर इंडिया टू बी एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन नेशन ऑन 15 अगस्त 1947। तो 1947 के अकॉर्डिंग जो है इंडिया को जो है इंडिपेंडेंट और सॉवरेन नेशन डिक्लेयर किया गया 15 अगस्त 1947 को। इट एबोलिश्ड द वाइस ऑफिस ऑफ वाइसराय एंड ए गवर्नर जनरल वाज अपॉइंटेड फॉर ईच डोमिनियन। इट dropped the title of Emperor of India from the royal title of the King of England. उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, और read the following statement with reference to the Indian Council Act in 1961 and choose the correct option. इसका सही उत्तर है 2 और 3। For legislative work, number of additional member could be minimum of 6 and maximum 12. No differentiation was made between state and central subject. इसका सही उत्तर है 2 और 3, और फर्स्ट जो है गलत है, ये वाला गलत है, तो सही है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एक्ट टोटल मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल गवर्नर जनरल बिकेम 7, नहीं गलत है ये 2 और 3 सही है, और फिर यहाँ पे 1 कैंसिल रॉन्ग है, 2 and 3 इज करेक्ट आंसर। हमें यहाँ नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट assembly and making of the constitution. The first formal demand for the constituent assembly was made by the Swaraj party at a conference in Ranchi held in May 1934. जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली बनी हुई थी वो स्वराज पार्टी के द्वारा बनी थी, और जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो रांची में हेल्ड हुआ था 1934 में। The idea of a constituent assembly was put forward for the first time. जो आइडिया दिए हुए थे constituent assembly का वो एम एन रॉय दिए थे in the year in 1934 में। The Indian National Congress officially demanded after the Swaraj Party a constitutional assembly to frame the constitution of India for the first time in May 1934 at Patna. In 1938, Jawaharlal Nehru, on behalf of INC, declared that the constitution of free India must be framed without outside interference by a constituent assembly elected on the basis of adult franchise. जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो लोग इलेक्ट होंगे वो जो है किस बेस पे होना चाहिए, एडल्ट फ्रेंचाइजी होनी चाहिए, यानी कि मताधिकार जो बोलते हैं कि उसकी एज कितनी होनी चाहिए, मत देने की आयु कितनी होनी चाहिए, तो इस बेस पे The demand was finally accepted in principle in the August of 1944
1940 के अगस्त ऑफर में जो है इसको एक्सेप्ट किया गया इस डिमांड को। फिर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया और ये जो है कॉन्स्टिट्यूट हुआ था इसमें। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं आगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम प्रोविंसेस वाज बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन, 1 रिप्रेजेंटेटिव पर 10 लाख पीपल। मतलब जी जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे इलेक्ट हुए थे 1 रिप्रेजेंटेटिव पर लाख 10 लाख वोट होता है। अगर एक रिप्रेजेंटेटिव है तो उसको जो है माना जाएगा कि वो जो है 10 लाख पीपल के बराबर उसको वोट मिला हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑफ these 296 were be allotted to British India and 1903 seat of the princely state. Out of 293 seats allotted to British India, 292 members were be drawn from the 11 governor provinces and 4 from the 4 chief commissioners provinces, 1 from each. The representative of princely state were to be nominated by the head of the princely states. The election to be constituent assembly for 296 seat were be held in July-August 1946. The Indian National Congress won 208 seat। जो वहाँ INC जो वोट वोन की थी वो है 208 सीट, 208 सीट वो जो है कांग्रेस जीती थी। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग ने 73 सीट जो जीती थी। और फिर द स्मॉल ग्रुप एंड द इंडिपेंडेंट गॉट्स द रिमेनिंग 15 सीट 208 सीट INC को मिला और 73 सीट मुस्लिम लीग को मिला और 296 सीट हैं उसमें से 208 सीट INC को और 73 सीट मुस्लिम लीग को और 15 सीट मिले थे वो अदर जो स्मॉल ग्रुप्स हैं, इंडिपेंडेंट्स हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं, उन सबको मिला करके ये 15 सीट यहाँ पे मिले। तो इन द बिगिनिंग प्रिंसली स्टेट डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। प्रारंभ में जो है ये प्रिंसली जो स्टेट थे वो जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, उन्होंने किया ही नहीं। बट ऑन 28 अप्रैल 1940 but with the third session of Constituent Assembly commencing on 28 April 1947, the representative of the princely state of India began to join its gradually. Constituent Assembly was an result of an indirect election। ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के तहत इनडायरेक्ट इलेक्शन का परिणाम थी। फिर उसके बाद द इलेक्शन वाज नॉट बेस्ड ऑन द एडल्ट फ्रेंचाइजी। जो इलेक्शन थे वो एडल्ट फ्रेंचाइजी पे नहीं थे क्योंकि ये इनडायरेक्ट हुए थे, डायरेक्ट ये नहीं हुआ था। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे नॉट बेस्ड ऑन द एडल्ट फ्रेंचाइजी। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 voting right were limited and based on tax, education and property. The Viceroy invited the election representative for the first meeting of Constituent Assembly on 9 December 1946। जो है पहला जो है फर्स्ट मीटिंग हुआ था वो जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और 207 मेंबर पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट मीटिंग। जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए तो उसमें पहले जो हुआ था तो उसमें 207 मेंबर जो है पार्टिसिपेट किए थे। द मीटिंग वाज प्रेसिडेड ओवर बाई डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा। जो मीटिंग जो है वो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? जो पहली मीटिंग हुई डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा हुई थी, ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। और इसके बाद जो है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was unanimously elected as the president of the Constituent Assembly। जो है यहाँ पे जो दूसरा हुआ था, पहला तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और दूसरा जो है 11
पहला जो है यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं क्योंकि वहाँ वीडियो में दिख नहीं रहा था, तो फिर इससे हम देख लेते हैं यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वोटिंग राइट बी वेयर लिमिटेड एंड बेस्ड ऑन टैक्स एजुकेशन एंड प्रॉपर्टी। द वायसराय इन्वाइटेड द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर द फर्स्ट टाइम मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 9 दिसंबर 1946। 207 मेंबर पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट मीटिंग। द मीटिंग वॉज प्रेसिडेड ओवर बाई, जो पहली मीटिंग थी वो डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा के द्वारा हुई थी और ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। उसके बाद जो लेटर ऑन 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज अनएमिजली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है दूसरी बार जो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसकी 2 दिन बाद ही समझ लीजिए, 2 दिन बाद ही तो यहाँ पे जो है सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इलेक्ट किए गए प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। इट टुक 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डे अकॉर्डिंग टू द लोकसभा एंड राज्यसभा वेबसाइट। अकॉर्डिंग टू राज्यसभा इसमें जो है इसको पूरी तरह से बनने में जो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के अकॉर्डिंग जो है वेबसाइट के उसके अकॉर्डिंग 2 वर्ष 11 मंथ और 17 दिन लगे थे। इट सीम दैट इज नॉट इंक्लूडेड द डे ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो है जो राज्यसभा और लोकसभा की जो वेबसाइट है उस पर कहा गया है कि 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन लगे। इसमें से जो एक डे है उसको जो है नहीं इंक्लूड किया गया है। वो कौन सा डे है? एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के एडॉप्शन वाले दिन को इसमें ऐड नहीं किया गया है। और नहीं तो लेकिन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको माना जाता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इसको पहली वरीयता दी जाती है, प्रेफरेंस इसको पहला दिया जाता है और इसको जो है सेकंड प्रेफरेंस दिया जाता है ये 17 डे वाले को। और फिर उसके बाद जो है हम आगे देखते हैं कहाँ गए, फिर यहाँ आगे इट सीम दैट इज नॉट इंक्लूडेड द डे ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू कंप्लीट द टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। टोटली 11 सेशन हुए थे इसके और 165 दिन लगे थे वेयर हेल्ड इसके होने में। फिर ऑन 26 नवंबर 1949 द लास्ट डे ऑफ 11th सेशन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एक्सेप्ट फॉर दीज 11 सेशन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाइनली मेट ऑन 24 जनवरी 1950। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो फाइनली में बन गई कब 24 जनवरी 1950 को टू गेट द सिग्नेचर of the member to get the signature of the member on the constitution पे जो है सिग्नेचर हुआ तो ऑल मेंबर का। फिर उसके बाद बंगाल बेनेगल नरसिंह राव BN राव जिसको बोलते हैं, ये क्या करते हैं आगे देखते हैं हम लोग। BN राव क्या करते हैं? BN राव वाज अपॉइंटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर असेंबली थी उसके एडवाइजर जो है वो बने BN राव बने। फिर ऑन 26 नवंबर 1949 द पीपल ऑफ इंडिया adopted enacted and gave to themselves the Constitution of India. Some provisions of the Constitution came into force on 26 November 1949 itself, but it completely came into force on 26 January 1950. तो फिर हम यहाँ देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन थी वो जो है 26 नवंबर 1949 को जो है ये क्या हुआ था, इसको जो है आया था, उसको जो है एक्सेप्ट किया गया था और 26 जनवरी 1950 को ये कम्प्लीटली मतलब इसको घोषित किया गया था या अनाउंस किया गया था। और फिर यहाँ पे देखते हैं इसीलिए यहाँ पे हम जो है रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा गणतंत्र हुआ था हमारा देश। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इसी दिन जो है डिक्लेयर किया गया था पूरे इंडिया के सामने, ठीक है। फिर इससे आगे देखते हैं द नंबर ऑफ वुमेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज 15। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें कितने मेंबर वुमेन थी, तो हम लिखेंगे 15 मेंबर वुमेन थी। और उसमें का नाम देख लेते हैं। ये नाम देखना आपको ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको ये नाम पूरा याद हो, लेकिन इतना तो ज़रूर पता हो कि जब एग्ज़ाम में आएगा तो हम उसे एलिमिनेट कर सके कि कौन से नहीं थे। तो फिर यहाँ पे देख लेते हैं विजय लक्ष्मी पंडित थी। ये जो 15 मेंबर थी जो वुमेन थी वो उसमें विजय लक्ष्मी पंडित थी, राजकुमारी अमृता कौर थी, सरोजिनी नायडू थी, सुचेता कृपलानी थी, पूर्णिमा बनर्जी थी, लीला रॉय थी और दुर्गाबाई थी। फिर उसके बाद हंसा मेहता थी, कमला चौधरी थी, रेणुका राय थी, मालती चौधरी थी और दक्षिणी वेलायुधम थी। और फिर उसके बाद
फिर उसके बाद है बेगम एजाज रसूल थी, बेगम एजाज रसूल। ये भी नाम बस जानना आपको ज़रूरी है, जिससे आपको क्वेश्चन में आए तो आप उसको एलिमिनेट कर सकें। फिर एनी मैस्केर्ने थी एंड अम्मू स्वामीनाथन थी। और फिर उसके बाद देख लेते हैं द अंतरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड ऑन 22 सितंबर 1946 में जो है अंतरिम गवर्नमेंट बना, अंतरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना, और ये जो है 2 सितंबर 1946 में बना। हाउएवर इट डिड नॉट इंक्लूडेड एनी मेंबर फ्रॉम द मुस्लिम लीग। इसमें जो है कोई भी मेंबर इंक्लूड नहीं हुआ था मुस्लिम लीग का। फिर फाइनली ऑन 20 हाउएवर इट डिड नॉट इंक्लूड एनी, इसमें जो कोई इंक्लूड नहीं किया गया एनी मेंबर फ्रॉम द मुस्लिम लीग से। फाइनली ऑन 26 अक्टूबर 1946 5 मेंबर ऑफ द मुस्लिम लीग वेयर आल्सो इंक्लूडेड इन द कैबिनेट। जो कैबिनेट बना तो उसमें 5 मेंबर जो है इसमें ऐड हुए थे, वो कहाँ से थे, मुस्लिम लीग से। तो फिर हम इसको आगे देख लेते हैं। जो अंतरिम कैबिनेट 1946 का, इसमें कौन क्या क्या था उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि फूड एंड एग्रीकल्चर कौन था, लेबर में कौन था, डिफेंस में कौन था। तो फिर हमें एक बार ये देख लेना जरूरी है। तो यहाँ पे देखते हैं जवाहरलाल नेहरू क्या थे। जवाहरलाल नेहरू जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल थे, एक्सटर्नल अफेयर थे, एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस थे, ये थे जवाहरलाल नेहरू। और फिर उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर से थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर से थे। डॉक्टर जॉन मथाई इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज थे, डॉक्टर जॉन मथाई इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज से थे। जगजीवन राम को लेबर मिला था, लेबर मतलब कि ये इंटरिम कैबिनेट जो है उनको जो है ये पोर्टफोलियोज हेल्ड हुए थे, लेबर का हेल्ड हुआ था। तो जगजीवन राम को लेबर विभाग मिला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार बलदेव सिंह को सरदार बलदेव को मिला था डिफेंस, और उसके CH भाभा को मिला था वर्क्स माइन एंड पावर मिला था। और उसके बाद जो है लियाकत अली खान को फिनेंस मिला था। तो हम ये ध्यान रख के देखेंगे, मैक्सिमम कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि फिनेंस किसको मिला था, तो लियाकत अली को मिला था। डिफेंस किसको मिला था, सरदार बलदेव सिंह को मिला था। लेबर किसको मिला था, जगजीवन राम को मिला था। और फूड एंड एग्रीकल्चर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला था। और होम अफेयर तो होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही मिला था। और फिर उसके बाद आगे हम देख लेते हैं पोर्ट और एयर किसको मिला था, अब्दुल रब निसार को मिला, रब निसार को मिला था, पोस्ट एंड एयर। फिर उसके बाद देख लेते हैं, और फिर आसफ अली को क्या मिला था, रेलवे और ट्रांसपोर्ट। आसफ अली ये जो पोस्ट थी, विभाग था, उनको जो है आसफ अली को मिला था रेलवे और ट्रांसपोर्ट का। और सी राजगोपालाचारी को एजुकेशन एंड आर्ट मिला था, सी राजगोपालाचारी को एजुकेशन एंड आर्ट मिला था। और आई चुंदरीगर को मिला था कॉमर्स। कॉमर्स किसको मिला था, आई चुंदरीगर ये याद कर लेंगे, कॉमर्स का मिला था, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद गजनफ़र अली खान को हेल्थ मिला था, हेल्थ जो है गजनफ़र अली खान को मिला था। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे लॉ किसको मिला था, जोगिंदर नाथ मंडल को मिला था, लॉ जो है जोगिंदर नाथ मंडल को मिला था। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये डिफेंस का है, लेबर का है। और जगजीवन राम लेबर हैं, सरदार बलदेव सिंह जो है डिफेंस के हैं, फिनेंस लियाकत अली हैं, ये अब्दुल रब निस्तार जो है पोस्ट एयर के हैं, रेलवे के आसफ अली हैं, एजुकेशन एंड आर्ट के सी राजगोपालाचारी हैं। और फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं होम का तो वल्लभ भाई पटेल ही हैं। और फिर जवाहरलाल नेहरू का देख लेते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल हो गए, एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस के सरदार जवाहरलाल नेहरू हो गए। और लॉ के जो है जोगिंदर नाथ मंडल हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना या जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी के सारे क्वेश्चन इसमें तो अभी मैटर आपको जो कंटेंट है उनको बताया जा रहा है। और फिर उसके बाद अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें जो है केवल क्वेश्चन ही रहेंगे। तो इससे ये होता है कि अगर हम इसको पढ़ लेते हैं तो फिर हमें ये क्वेश्चन करने में और आसानी रहती है, क्योंकि इसमें से ये क्वेश्चन बने रहते हैं। तो फिर हमें यहाँ एक क्वेश्चन देख लेते हैं, हु गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्टली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो इसका पहला सही उत्तर है ए, स्वराज पार्टी इन 1934। ये आपने पढ़ा ही था, फर्स्ट रो में ही लिखा हुआ था कि स्वराज पार्टी इन 1934 में।
तो ये देख लिए समझ यहाँ से ही क्वेश्चन मैक्सिमम आ जाते हैं, तो इसीलिए ये चीज़ें पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। फिर इसके थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। द स्वराज पार्टी इन इट्स कॉन्फ्रेंस ऑफ रांची इन May 1934 presented the policy of Constituent Assembly. It was to be composed of Indian representatives elected on the basis of adult suffrage. It was the first occasion when the Indians demanded for a constituent assembly. और फिर उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।